आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। बाबूजी सुबह की 2 रोटियां अभी बची हैं। ये कहानी है एक बेबस पिता की, जिसके पास धन दौलत होने के बावजूद भी उन्हें 2 रोटी के लिए तरसना पड़ता है। हर रोज की तरह किशन लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाइएगा बताइए। किशन लाल जी सोचने लगे कि आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। अरे छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए किशन लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ 2 ही रोटियां खाऊंगा। वह तुरंत बोल उठी, बहू जी सुबह ही तो जो रोटियां बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया। लेकिन किशन लाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती है। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू तुमने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 रोटी ताज़ी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में ही बड़बड़ाती हुई उठी और बोली कि अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा तो गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या सिर्फ ऑर्डर देना है? काम तो मुझे करना पड़ता है ना, बस दिन रात इनकी सेवा ही करते रहो। बहू के बोल किशन लाल जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ है। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला होता है। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। किशन लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उर्मिला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थीं। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। किशन लाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की ही रोटी खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती हैं। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू का तो सोने से पीला मिल गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? किशन लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे मेरी कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की। बगैर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना दूँगी। इतना बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। किशन लाल जी खुद से ही बातें करने लगे, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ। और फिर 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ रहा है।
तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर पुरानी यादों के सिवा कुछ भी नहीं होता। उर्मिला जी को याद करके किशनलाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से उनके गाल पर सरके। उर्मिला जी के होते हुए घर में उन्होंने कोई कमी और काम नहीं किया। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वह भी उर्मिला जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताया बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि उर्मिला जी उनसे किसी पूर्व जन्म के पुण्य फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह उर्मिला जी की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार वह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उनके साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। किशनलाल जी ने देखा उनके पोता पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगे और कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें किशनलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 8 साल की थी और पोता 6 साल का था। किशनलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर किशनलाल जी घुट घुट कर चाय पी रहे थे। कहा, चाय की पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर कम शक्कर वाला गर्म पानी था, न इलायची थी न अदरक था। किशनलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ 2 रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों के कप धुले पड़े थे। वहां उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुपलें जैसे मुस्कुरा रही हूँ। उन्हें याद आया कि उर्मिला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को तुलसी को दिया दिखाती थी। अब तो ना भगवान के मंदिर में और ना ही तुलसी के नीचे दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, कितनी अच्छी आदतें अपने साथ ले गई उर्मिला जी। किशनलाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, उर्मिला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हमेशा साथ रहने वाला वचन तोड़ दिया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। किशनलाल जी की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाओगे। बेटे ने किशनलाल जी से कहा। बेटा, बहू, पोता पोती सब पार्टी के लिए निकल रहे थे, पर किसी ने झूठ मूठ भी
मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। किशनलाल जी ने मन में कहा, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है, थोड़ा सा भी चलना हाँ तो हाँफ जाता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी में जाने के लिए टाइम ही टाइम है तेरे पास। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और सभी पार्टी में चले गए। खाना खाने की अभी उनकी कोई इच्छा थी नहीं, इसलिए उन्होंने टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसके ही बारे में बता रहे थे। किशनलाल जी के पास में रखे अपनी पत्नी के प्रेम पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, उर्मिला जी पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे कि लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर ग्रीटिंग कार्ड की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं किशन जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटुआ लिया और निकल पड़े। उर्मिला जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उन्हें सांस चढ़ गया, उनकी सांसों की गति तेज हो गई। आइसक्रीम पार्लर पर आकर एक कुर्सी पर बैठे, तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई जो वहाँ गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। किशनलाल जी ने देखा 12-14 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि उर्मिला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। फिर उन्हें उर्मिला जी की याद आई, और क्योंकि वह भी घर से निकलते समय थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी मैं टोकता तो कहती, हमें भगवान ने लेने वाले नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और बदले में थोड़े से पैसों के लाखों दुआएं भी तो मिलती हैं। तो तुम मुझे टोका ना कीजिए। आंखों में आंसू के साथ किशनलाल जी खड़े हुए, रास्तों के बीचे बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, उर्मिला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चलता उससे पहले ही किशनलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया से अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की
बहुत ही जल्दी थी। आशा है कि इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद शायद आप इस समाज में कुछ परिवर्तन ला सकें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।